नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बनाने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत बास्टिल किले का ध्वंस घटना से मानी जाती है। बास्टिल किले को किस कारण से गिराया गया? तो बास्टिल किले को उसमें हथियार और गोला बारूद मिलने की संभावना थी, इसलिए गिराया गया। बास्टिल किला किसका प्रतीक था? तो बास्टिल किला जो है वह राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्टिल किले से कितने कैदी छुड़ाए गए? तो दोस्तों, बास्टिल किले से 7 कैदी को छुड़ाया गया था। बास्टिल किले को गिराने के बाद उसके अवशेष क्या किए? तो बास्टिल किले को गिराकर उसके अवशेष को स्मृति चिन्ह के रूप में बेचे गए। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां राजा था। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 16वां फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा था। लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो लुई 16वां बुर्बो वंश से था। लुई 16वां का विवाह किससे हुआ? तो लुई 16वां का विवाह मेरी एंटोइनेट से हुआ था। फ्रांसीसी सरकार को अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में किस देश के विरुद्ध सहायता देनी पड़ी थी? तो फ्रांसीसी सरकार को अमेरिका की आज़ादी के लिए ब्रिटेन को सहायता देनी पड़ी थी। फ्रांसीसी समाज में कितने एस्टेट थे? तो फ्रांसीसी समाज में 3 एस्टेट थे। प्रथम एस्टेट में कौन शामिल था? तो प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग को शामिल किया जाता था। द्वितीय एस्टेट में कौन शामिल थे? द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग को शामिल किया जाता था। तृतीय एस्टेट में कौन शामिल थे? तृतीय एस्टेट में किसान, व्यापारी, कारीगर, मजदूर शामिल थे। फ्रांसीसी समाज में लगभग कितने प्रतिशत किसान थे? तो फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% किसान थे। किसानों के पास कितनी भूमि थी? किसानों के पास बहुत कम भूमि होती थी। भूमि का लगभग 60% हिस्सा किसके पास था? तो भूमि का 60% हिस्सा कुलीनों, चर्च और अमीर नागरिकों के पास होता था। चर्च किसानों से कौन सा कर वसूलता था? तो किसानों से लिया जाने वाला कर को टाइड कहते थे। टाइड टाइड कर का मानक कितना था? तो टाइड कर जो था उसका उपज 10वां हिस्सा होता था। टाइल कर क्या था? टाइल कर प्रत्यक्ष कर होता था। टाइल कर किसे देना पड़ता था? टाइल कर राज्यों को देना पड़ता था। अप्रत्यक्ष कर किन वस्तुओं पर लगाया जाता था? तो अप्रत्यक्ष कर नमक, तंबाकू जैसी वस्तुओं पर लगाते थे। लीने शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? लीने शब्द भूमि की माप के लिए प्रयोग किया जाता था। फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता क्यों दी थी? तो फ्रांस ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटेन को कमजोर करने के लिए सहायता प्रदान की थी।
फ्रांसीसी सरकार का अधिकतर बजट किस पर खर्च होता था? तो फ्रांसीसी सरकार का अधिकतर बजट कर्ज चुकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। एस्टेट शब्द का अर्थ क्या था? एस्टेट शब्द का अर्थ था समाज की श्रेणियां। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए किया जाता था। किसानों को सामंती कर किसे देना होता था? तो किसानों को सामंती कर कुलीन वर्ग को देना होता था। किसान अपने स्वामी के खेतों में क्या करते थे? तो स्वामी के खेतों में किसान बाध्य होकर सेवा करते थे। 1789 की घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंततः क्या हुआ? तो 1789 की घटना के बाद अंततः राजा की हत्या हुई, राजशाही समाप्त की गई और गणराज्य की स्थापना की गई। ये तीनों कार्य 1789 में की घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। 1789 तक फ्रांस की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 1789 तक फ्रांस की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? तो फ्रांस में जनसंख्या बढ़ने से अनाज की मांग बढ़ गई थी। अधिकांश फ्रांसीसी लोग किस खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे? तो दोस्तों, फ्रांस में पाव रोटी या ब्रेड पर निर्भर होते थे। किस वस्तु की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई? तो पाव रोटी या ब्रेड की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई थी। फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच खाई क्यों बढ़ रही थी? तो महंगाई और स्थिर मजदूरी के कारण फ्रांस में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। जीविका संकट का अर्थ क्या है? तो जीविका संकट का अर्थ होता है जब जीवन निर्वाह के साधन संकट में पड़ जाए। जीविका संकट का मुख्य कारण क्या था? तो खराब फसल और बढ़ती महंगाई जीविका का प्रमुख संकट था। बेचारा गरीब पंक्ति में मोटू जमींदार किसका प्रतीक है? तो कुलीन वर्ग का प्रतीक मोटू जमींदार था। चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकरे के रूप में क्यों दिखाया गया था? तो चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकरे के रूप में इसलिए दिखाया गया था क्योंकि वह किसानों का शोषण करता था, किसानों का शोषक था वह। फ्रांस में पहले विद्रोह किस वर्ग द्वारा किया जाता था? तो फ्रांस में विद्रोह किसान और कामगारों ने किया था। किसान और कामगारों के पास बदलाव लाने के साधन क्यों नहीं थे? क्योंकि उसके पास धन और संगठन की कमी होती थी। अठारहवीं सदी में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ? तो 18वीं सदी में मध्य वर्ग का उदय हुआ था। मध्य वर्ग ने संपत्ति कैसे अर्जित की? तो मध्य वर्ग ने समुद्र पारीय व्यापार और वस्त्र उत्पादन से संपत्ति अर्जित की थी। तीसरे स्टेट में कौन से पेशेवर लोग शामिल थे? तो तीसरे स्टेट में प्रशासनिक अधिकारी और वकील को शामिल करते थे। मध्य वर्ग का मानना था कि सामाजिक हैसियत किस पर आधारित होनी चाहिए? तो सामाजिक हैसियत योग्यता के आधार पर होनी चाहिए।
ये मध्य वर्ग का मानना था। समान अवसर और स्वतंत्रता के विचार किस दार्शनिक ने दिए? तो समान अवसर और स्वतंत्रता का विचार लॉक और रूसो ने दिया था। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का खंडन किया था? तो जॉन लॉक ने दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया था। जॉन लॉक की प्रसिद्धि रचना कौन सी थी? तो जॉन लॉक की प्रसिद्धि रचना टू टेट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट थी। जियां-जॉक रूसो ने किस विचार को आगे बढ़ाया? तो जियां-जॉक रूसो ने सामाजिक अनुबंध के विचार को आगे बढ़ाया था। मॉन्टेस्क्यू ने किस विचार का समर्थन किया? तो सत्ता का विभाजन का समर्थन किया था मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक थी। अमेरिका में कितने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। फ्रांस में दार्शनिक के विचार कहाँ पर चर्चा में रहते थे? तो कॉफ़ी हाउस और सैलून में फ्रांस में दार्शनिक के विचार की चर्चा होती थी। दार्शनिक विचारों का प्रसार अनपढ़ों तक कैसे पहुंचाया जाता था? तो जोर से पढ़कर सुनाया जाता था, जिससे दार्शनिक के विचार अनपढ़ व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। जॉर्ज डाल्टन को किस क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल सकी? तो जॉर्ज डाल्टन को सेना में, न्यायालय में, चर्च में नौकरी नहीं मिल सकी। डाल्टन के अनुसार व्यवस्था ने उन्हें क्या दिया? तो डाल्टन को शिक्षा, लेकिन अवसर नहीं दिया। शिक्षा तो उसे प्रदान की गई थी, लेकिन अवसर नहीं मिला। अंग्रेज यात्री आर्थर यंग ने फ्रांस की यात्रा कब की? तो आर्थर यंग ने 1787 से 1789 के बीच यात्रा की थी। आर्थर यंग ने गुलामों शब्द से किसकी ओर संकेत किया था? तो किसान और गरीबों की ओर आर्थर यंग ने गुलाम शब्द से संकेत किया था। आर्थर यंग के अनुसार जो अपने गुलामों के साथ बुरा व्यवहार करता था, उसे विद्रोह के समय भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट को नए कर लगाने के लिए किस संस्था की मंजूरी लेनी पड़ती थी? तो प्राचीन राजतंत्र के समय फ्रांसीसी सम्राट को नए टैक्स या कर लगाने के लिए स्टेट्स जनरल की मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल की अंतिम बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1789 में स्टेट जनरल की अंतिम बैठक बुलाई गई थी। लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई? तो 5 मई 1789 को लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। पहले और दूसरे स्टेट के कितने कितने प्रतिनिधि स्टेट जनरल में भेजे गए? तो 300, प्रथम और दूसरे में 300 प्रतिनिधि स्टेट जनरल में भेजे गए। किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया था? तो उसके प्रतिनिधि पहले से मौजूद थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को प्रवेश सभा में इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसके प्रतिनिधि पहले से ही सभा में मौजूद थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि
किस सिद्धांत के आधार पर मतदान चाहते थे? तो प्रत्येक व्यक्ति का एक मत हो, इस सिद्धांत पर तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मतदान चाहते थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया। नेशनल असेंबली के प्रमुख नेता कौन थे? तो मिराबियो आबेसिये नेशनल असेंबली के प्रमुख नेता थे। आबेसिये की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो आबेसिये का प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक तीसरा स्टेट क्या है यह था। लुई 16वां कब फ्रांस का राजा बना? तो लुई 16वां को 1774 में फ्रांस का राजा बनाया गया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या समाप्त किया? तो सामंती व्यवस्था को 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने समाप्त कर दिया। चर्च की भूमि का जब्त करने से सरकार को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई? तो चर्च की भूमि जब्त करने से सरकार को 20 अरब लिबरे प्राप्त हुई थी। 1791 में फ्रांस किस रूप में स्थापित हुआ? तो 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। 1791 के संविधान के तहत कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? तो नेशनल असेंबली को 1791 में संविधान कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। संविधान के तहत कानून बनाना था। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली को यह कार्य दिया गया था। मतदान का अधिकार किसे दिया गया? मतदान का अधिकार केवल 25 वर्ष से अधिक उम्र के करदाताओं को दिया गया था, और जो करदाता नहीं थे उससे यह मतदान का अधिकार नहीं था। संविधान के अनुसार जिन नागरिकों को मतदान प्राप्त था उन्हें क्या कहा गया? तो जो व्यक्ति मतदान देते थे और वह 25 वर्ष से ऊपर होते थे वह सक्रिय नागरिक कहलाता था। 1791 के संविधान के अनुसार किन लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था? तो महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो टैक्स नहीं देते थे उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था, और ये निष्क्रिय नागरिक कहलाते थे। 1791 के संविधान की शुरुआत किस दस्तावेज से हुई थी? तो 1791 के संविधान की शुरुआत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा दस्तावेज थी उससे हुई थी। किस अधिकार को नैसर्गिक आहरणीय कहा गया? तो जीवन, स्वतंत्रता और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और आहरणीय कहा गया। राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या बताया गया था? तो नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य बताया गया था। क्रांतिकारी पत्रकार ज्योपाल मरा ने किस अखबार का प्रकाशन किया? तो ज्योपाल मरा ने लामी द पल्प का प्रकाशन किया था। ज्योपाल मरा का अखबार किसका मित्र कहा गया? तो ज्योपाल मरा का अखबार जनता का मित्र था। ज्योपाल मरा के अनुसार गरीबों की दशा कैसे सुधर सकती थी? तो अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करके गरीबों की दशा सुधर सकती थी। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कितने मुख्य अनुच्छेद उल्लेखित थे? तो 17 अनुच्छेद उल्लेखित थे।
राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया? तो राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करना था। घोषणा पत्र में किन अधिकारों को नैसर्गिक बताया गया? तो संपत्ति, स्वतंत्रता, सुरक्षा और शोषण का प्रतिरोध। घोषणा पत्र में यह अधिकार को नैसर्गिक बताया गया। घोषणा पत्र में बोलने, लिखने, छापने की स्वतंत्रता किसे दी गई थी? तो प्रत्येक नागरिक को घोषणा पत्र में बोलने, लिखने और छापने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। कर लगाने का अधिकार किसके पास था? तो कर लगाने का अधिकार केवल राजा के पास होता था। संपत्ति का अधिकार किस रूप में वर्णित किया गया? तो संपत्ति का अधिकार सीमित अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? तो टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक था। छरों का बंडल किसका प्रतीक था? छर का बंडल एकता का प्रतीक था। त्रिभुज में रोशनी बिखेरती आंख का प्रतीक क्या था? तो आंख का प्रतीक सर्वदर्शी ज्ञान था। राजदंड किसका प्रतीक था? तो राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप क्या दर्शाता है? तो अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप अनंतता या सनातनता को दिखाता है। लाल फ्राइजियन टोपी क्या दर्शाती थी? लाल फ्राइजियन टोपी दासता से मुक्ति को दर्शाती थी। नीला, सफेद, लाल रंग क्या दर्शाते थे? तो यह फ्रांस के राष्ट्रीय रंग को दर्शाते थे। इसे तिरंगा कहते थे। 3 रंग का था यह, लाल, नीला और सफेद। फ्रांस का राजा लुई 16वां किस देश के राजा से गुप्त वार्ता कर रहा था? तो प्रसा के राजा से लुई 16वां गुप्त वार्ता कर रहा था। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने किन देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले रॉजेट द लाइल के द्वारा लिखा गया था। 1791 के संविधान मुख्यतः किस वर्ग को लाभ प्राप्त हुआ? तो 1791 के संविधान से अमीरों को लाभ प्राप्त हुआ था। जैकोबिन क्लब का नाम किस स्थान से पड़ा? तो सेंट जैकब कॉन्वेंट के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। और टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब का सदस्य माना जाता है। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था। जैकोबिन क्लब के सदस्य किन वर्गों से आते थे? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर वर्ग से आते थे। जैकोबिन सदस्य किस प्रकार की पोशाक पहनते थे? तो जैकोबिन के सदस्य धारदारी लंबी पतलून पहनते थे। जैकोबिन की पोशाक क्या दर्शाती थी? तो जैकोबिन की पोशाक साधारण जनता के साथ जुड़ाव को दर्शाती थी। जैकोबिन को सौकुलात कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैकोबिन को सौकुलात कहा जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ बिना घुटने वाले पुरुष होते थे। जैकोबिन पुरुष लाल रंग की टोपी क्यों पहनते थे? तो लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक था, इसीलिए जैकोबिन पुरुष लाल रंग की टोपी को पहनते थे।
10 अगस्त 1792 को जैकोबिन ने किस महल पर धावा बोला? तो ट्यूलेरिये महल पर जैकोबिन ने 10 अगस्त 1792 को धावा बोला था। 1792 में कौन से पुरुषों को मतदान का अधिकार मिला? तो जो 21 वर्ष से अधिक की उम्र के वाले पुरुष थे उसे 1792 में मतदान का अधिकार मिला। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में क्या घोषित किया गया? तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया। दी गई। तो लुई 16वां को 1793 में प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में फांसी दी गई। आतंक राज 1793 से 1794 किसके शासनकाल में था? तो रोबेस्पियर के शासनकाल में आतंक राज था, जो काल 1793 से 1794 के शासन में था। आतंक राज में अपराधियों की सजा देने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया गया? तो आतंक राज में अपराधियों को सजा देने के लिए गिलोटिन मशीन का प्रयोग किया गया। रोबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों के लिए क्या तय किया? तो अधिकतम सीमा रोबेस्पियर ने मजदूरी और कीमतों के लिए तय किया था। समता रोटी किसके लिए अनिवार्य था? तो समता रोटी सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य था। जैकोबिन सरकार ने पुरुषों महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया? तो जैकोबिन सरकार ने पुरुष महिला को सीटोयेन और सीटोइन नाम से संबोधित किया। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोन्सलिस ने स्वतंत्रता को किस रूप में देखा? तो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने स्वतंत्रता को सुख, शांति, विवेक, समानता और न्याय के रूप में देखा। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद किसके हाथ में सत्ता आई? तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में सत्ता आई। जैकोबिन सरकार का जो पतन हुआ उसके बाद सत्ता मध्य वर्ग के हाथों में आई थी। डायरेक्टरी के संविधान के तहत कितनी विधान परिषद थी? तो डायरेक्टरी के संविधान के तहत 2 विधान परिषद थी। महिलाओं ने अपने हितों के लिए क्या किया? तो महिलाओं ने राजनीतिक क्लब और अखबार बनाए। 1791 के संविधान में महिलाओं को किस दर्जे में रखा गया था? तो 1791 में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में रखा गया था। और निष्क्रिय नागरिक वो होते थे जो मताधिकार उसे प्राप्त नहीं होते थे, क्योंकि मताधिकार प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित थी और उसे टैक्स देना पड़ता था। ओलंप दे गूज ने 1791 में क्या तैयार किया? तो महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओलंप दे गूज ने 1791 में तैयार किया था। फ्रांस में महिलाओं को अंततः मताधिकार कब मिला? तो फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 में मिला था। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के शासन में हुआ था।
फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेश में सभी दासों की मुक्ति का कानून 1794 में पारित किया गया। सेंसरशिप का अंत फ्रांस में किस वर्ष हुआ? तो सेंसरशिप का अंत फ्रांस में 1789 को हुआ था। सेंसरशिप समाप्ति के बाद क्या हुआ? तो सेंसरशिप समाप्ति के बाद अखबार, पुस्तकें, नाटक स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में क्या घोषित किया? तो फ्रांस का सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने यूरोप के किन क्षेत्रों में विजय यात्रा की? तो नेपोलियन ने यूरोप के पड़ोसी और यूरोपीय देशों में विजय यात्रा की। नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून में क्या शामिल था? तो नेपोलियन द्वारा लागू किए गए कानून में निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त था। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या मानी जाती है? तो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता, जनवादी अधिकार को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के विचार से प्रेरित होकर किसने भारत में समाज सुधार की पहल की? तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने फ्रांसीसी क्रांति के विचार से प्रेरित होकर भारत में समाज सुधार की पहल की थी और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। दास व्यापार के कारण किन उपनिवेशों के बंदरगाह फलते फूलते बने? तो बोंदे और नान्ते दास व्यापार के कारण उपनिवेश बंदरगाह में फलते फूलते बने हैं। दास प्रथा की पुनः शुरुआत किसने की? तो दास प्रथा का शुरुआत पुनः नेपोलियन ने किया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कार्यों का असर कब तक दिखाई दिया? तो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के कार्यों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद भी यूरोप में थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद बच्चे, महिलाओं, पुरुषों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? तो स्वतंत्रता, समानता और आदर्श रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे गए। सेंसरशिप समाप्त होने के बाद फ्रांस के नागरिकों के लिए क्या संभव हुआ? तो सेंसरशिप समाप्त होने के बाद फ्रांस के नागरिक के लिए विरोधी विचार पढ़ना, समझना संभव हुआ। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में कल मिलते हैं।